बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो तमाम जहानों पे रहमतों की बारिशें करने वाला है और ये दुनिया उसी की रहमतों से कायम है। हम बात कर रहे हैं उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की जो हमारे एंगल को फ्यूल करती हैं, उसको और बढ़ाती हैं। आसान लफ्ज जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के लिए वो थॉट एरर्स है। तो हम आज ये मिलके देखेंगे। जैसे मैं पहले इनफॉर्मली बात कर रही थी तो मुझे वो बात याद आ रही थी, लास्ट सेशन में सभी साहब ने भी कहा कि बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। कभी कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, कुड बी साइकोलॉजिकल, कुड बी फिजिकल रीजंस की वजह से कि इंसान की बर्दाश्त कम हो जाती है तो भी उनको एंगर ज्यादा आता है, या किसी का किसी डिजीज का कोई ट्रेट ऐसा होता है, इंसान शॉर्ट टेम्पर्डनेस की वजह से भी एंगर हो सकता है। लेकिन हम वो एंगर की बात कर रहे हैं कि उस एस्पेक्ट की आज हम बात कर रहे हैं जो कि हमें ट्रिगर होता है हमारे एक खास किसी सोच की वजह से। अब ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हम कर लेंगे। पहले भी हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पे बात की थी कि कभी कभी उसका जो है हमारे कुछ बॉडी के हार्मोन्स के साथ ताल्लुक है। जो जब भी किसी चीज की हम एक्सप्लेनेशन जो है जिस पर्सपेक्टिव में करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से फिर हम लेके चलते हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकल रीजन यानी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं तो फिर जेनेटिक रीजंस पे जाएंगे, फिर हम उनकी हार्मोन्स पे जाएंगे, फिर हम इस तरह की चीजों को देखेंगे। लेकिन जब हम उसी चीज को कॉग्निशन की ऐनक लगाकर देखेंगे, यानी कि उस चीज के बारे में या उस इवेंट के बारे में हमारी सोच क्या थी जिसने हमें नॉट ओनली एंगर, एंजाइटी, तशवीश जिसको हम कहते हैं, या डिप्रेशन उसकी तरफ ले गया, तो वो हम इस वक्त जो देख रहे हैं हम उस कॉग्निशन की बात को देख रहे हैं, सोच की बात को देख रहे हैं कि वो कैसे लीड कर सकती है। और फिर जैसे मैंने कहा कि जिस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं जिस तरह, तो वही चीज हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ भी ले जाती है। ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि आपने एक चीज को किस तरह से डिफाइन करना है और उसी तरह से पकड़ लेना है कि उसको हम सॉल्व कर लें। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा एंगर जो है वो किसी हमारे थॉट एरर्स की वजह से जन्म ले रहा है या एस्केलेट हो रहा है, कोई छोटी सी चीज है, सिचुएशन है जो नॉर्मल है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हम एंगर की कैफियत का, गुस्से की कैफियत का जल्दी से शिकार हो रहे हैं, जिससे हमारी सेहत है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हम अपने आप को गुस्से की कैफियत से बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि गुस्सा तो हराम है, ठीक है, तो गुस्सा तो हमने करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले देख लेंगे। अच्छा, ये जब आप इसको सर्च करेंगे वर्ड को, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को या थॉट एरर्स को, तो ये आपको काफी सारी लंबी लिस्ट मिलेगी। मैंने उनमें से सिर्फ आज 5 पे बात करने का इसमें से शॉर्ट लिस्ट किया है, और जो मैंने बिलाल अपलोड कर देंगे, जो मैंने एक वो बैक बेसिकली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे सबसे पहले कोई 1965 के अराउंड जो है वो बेक ने इसके ऊपर काम किया था। पूरा नाम उसका एक गैसेरॉन बेक है, क्या है, क्योंकि उसको ज्यादातर सेकंड नेम से ही रेफर किया जाता है, तो आई जस्ट रिमेम्बर दैट बेक। उसी की इन्वेंट्री भी है, काफी सारी चीजें हैं। तो उसने इस पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस हवाले से बात की थी कि कैसे सोच की गलतियां जो हैं वो हमें इस दलदल में घसीट लेती हैं, जिसको हम गुस्से की दलदल कह सकते हैं। तो ये है जी, है क्या डिस्टॉर्शंस। 2 बातें हमने ज़हन में रखना है कि एक तो आमतौर पे हम कहते होते हैं ना कि हरे रंग की ऐनक है, सावन के अंधे को हरा ही सूझता है। काली ऐनक लगा लेंगे तो हर तरफ काला नजर आएगा, और अगर गाड़ी पे जा रहे हैं विंड स्क्रीन पे और इर्द गिर्द मट्टी है तो लगेगा शायद आंधी आ रही है। तो आंधी तो नहीं आ रही होती, मट्टी तो हमारी विंड स्क्रीन पे होती है।
तो ये हमारे इंटरनल मेंटल फिल्टर्स हैं और बायसेस हैं जो हमें सिचुएशन या जो भी हैपनिंग हुई है उनको उसी तरह से परसीव करा देते हैं। तो ये हमारे वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, यानी कि डिस्टॉर्शन का मतलब भी यही है ना कि उसको बिगाड़ कर पेश कर देना किसी चीज को। तो ये हमारे अपने अंदर के, ये इस कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने इस वक्त बात जहन में रखनी है। इसी चीज को हम किसी और पर्सपेक्टिव में देखेंगे, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव में देखेंगे या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, सोशल लर्निंग की पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो और तरह से उसकी एक्सप्लेनेशंस आएंगी। हम इस वक्त देख रहे हैं इसको कॉग्निशन, कॉग्निटिव जो हमारी अप्रोच है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। और उसमें ऑब्वियसली सोशल जो कॉग्निशन है, सोशल जो लर्निंग है हमारी, उसका इम्पैक्ट होता है हमारे सोचने के अंदाज के ऊपर भी, तो उस पर भी हम फिर बात कर लेंगे। तो ये जो बेसिकली जो हम डिस्टॉर्शंस की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से हमें चीजों को हम वो उस जो फिल्टर लगे हुए हैं हमारे अंदर, और हम जानते भी नहीं होते बहुत सारे टाइम में, वो हमें उन तरह यकीन दिला देते हैं, हमें जो है वो यकीन दिला देते हैं कि ये ऐसा ही है। तो अब वो जो फिल्टर्स हैं उनको जो भी लोगों ने इस पे काम किया है, उन्होंने उनको कुछ नाम दिए हुए हैं। तो हम उनमें से 5 के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि हम बात करेंगे, तो उनको हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे किसी भी चीज को एड्रेस करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं, जब हम तौबा करते हैं तो क्या है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ सिन है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ सिन करने के लिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, और फिर आप उसको आगे के सफर पे हम चलते हैं। तो ये किसी भी चीज का, इवन डॉक्टर क्या करता है, आप अगर आपको मलेरिया है या टाइफाइड है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही होती है। तो ये वाला जो स्टेप है कि हमें पता लगे कि हम किसी, हमारी जो कॉग्निशन है डिस्टॉर्टेड है, हमारी थॉट में कोई एरर है, कोई ऐसा फिल्टर लग गया है जो हमें ही तंग कर रहा है। क्योंकि गुस्से में सबसे ज्यादा, गुस्से की आग में तो इंसान खुद जल रहा होता है, उसका जो असर है वो दूर तो उस वक्त पहुंचता है जब वो भांबड़ ज्यादा ही फैल जाता है। तो सबसे पहले तो इंसान जो गुस्से की कैफियत में होता है, उसी को तकलीफ हो रही होती है, उसी की बॉडी का टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट, उसी का ब्लड प्रेशर, उसी को तकलीफ दे रहा होता है सबसे पहले। बाकियों तक तो वो बाद में उसका इम्पैक्ट आता है। तो सबसे एक जो थॉट एरर है या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसको ऑल और नथिंग थिंकिंग भी कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी कहते हैं, कि इंसान इस तरह से सोचने लगता है कि या तो चीज ठीक है या गलत है, या तो आप मुझे पसंद कर सकते हैं या मुझे पसंद नहीं करते, यानी उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपकी ये चीज तो मुझे अच्छी लगती है या ये चीज अच्छी नहीं लगती। ग्रे शेड होता है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में उसकी गुंजाइश नहीं होती जब ये वाली ऐनक जब लगी होती है। तो आप बिल्कुल 2 एक्सट्रीम्स पे सोचते हैं, पोलराइज्ड थिंकिंग भी इसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल 2 एक्सट्रीम पोल्स के ऊपर। तो जब ये हमारी सोच पे लगा होता है, तो फिर हमें ये ना अनईज देता है। कोई भी चीज को हमने फौरन से एक्सट्रीम पे चले जाना है, किसी ने कोई बात की आपने कि नहीं ये इस वाले काम को ना थोड़ा सा ऐसे कर लें, फॉर एग्जांपल कोई जरा से सजेशन देने लगी कि बेटा ये चीनी थोड़ी सी जरा कम डालना, आपको तो कभी मेरी चाय पसंद आती ही नहीं है, दैट स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो बिल्कुल कभी पसंद नहीं आती है, तो वो बिल्कुल एक उस पे पहुंच गए। तो या एक दफा एक बंदा रोटी बना रहा है, खुद ही अच्छी नहीं बनी तो फौरन फेंक दें बेलना साइड पे, मुझसे तो कभी रोटी अच्छी बननी ही नहीं है, राइट। तो यानी कोई दरमियान में ये नहीं हो सकता कि आज नहीं अच्छी बन रही है, आज क्या हो गया है। अगर ये कहेंगे तो ये आपको सोल्यूशन पे ले जाएगा ना, कहीं आटा तो नहीं आज ढीला बन गया, कहीं मैंने खुश्क आटा तो ज्यादा नहीं लगा दिया, कहीं मैंने ठंडे तवे पे रोटी तो नहीं डाल दी, राइट।
कहीं हम ग्रे में आएंगे तो हम किसी और चीज को देखेंगे। जब हमने एकदम से एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली तो फिर हमारा जो ब्रेन होगा वो हमें उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाएगा, हम उसी डगर पे आगे चलेंगे कि ये तो होना नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर घर में थोड़ी सी बात हो गई है, हस्बैंड ने कुछ वाइफ को कह दिया, वाइफ ने किसी हस्बैंड को कुछ कह दिया और वो सोचे कि नहीं ये तो बस आपको तो असल में पसंद नहीं हो, आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि हम साथ रह सकते हैं। कुछ और एरर्स भी बीच में शामिल हो गए इसमें, लेकिन ये है कि अगर मैं पहली जगह तक रखूं, और ये इस तरह की एग्जांपल्स में कभी कभी स्टेट में इंसान कोई आ जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ ये फिल्टर्स जिन लोगों के कभी लगे होते हैं, ऐसे परमानेंट फिल्टर लगे होते हैं जैसे नलके का फिल्टर लगाओ, वो आपको नजर आएगा कि वो हमेशा, जब हम इसको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कभी अपने अंदर भी या कहीं अपने इर्द गिर्द हमारे जो प्यारे हैं, वो फिर हमें फिल्टर्स जब हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं तो हमें नजर आते हैं। फिर हम उनके साथ अगर उस रिलेशनशिप में हैं कि हम कह सकें कि अच्छा देखो, कोई ये भी तो था, मैं ही थी जिसने यहाँ आपको कल अप्रिशिएट भी किया था, या मैं ही था जहाँ ये किया था, तो वो फिर आप उसको वो ग्रे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक ये वाला जो थॉट एरर है, ये हमें काफी ज्यादा रिजिड भी बना देता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहने देता, तो ये हमें परेशान करता है। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, कि कोई एक इंसिडेंट हुआ है, उसकी बुनियाद पर आपने हमेशा उसको कह देना है। फॉर एग्जाम्पल जो है एक जो है अगर सीनियर है किसी स्कूल में, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इसका शिकार है, वो तो सबको मिजरेबल बना देगा। कोई एक बंदा कभी लेट हो गया, थोड़ी देर उसे कहेगा आप तो हमेशा लेट आते हैं। वो तो उसने अगर ये वाला ओवर जनरलाइजेशन का किसी सीनियर पे लग जाए, घर में अम्मा पे लग जाए ये वाला फिल्टर, वो भी बच्चों की भी जिंदगी उसने हिसाब में डाल दी, अपनी तो डालनी है कि हर वक्त परेशान है, इन्होंने कभी टाइम पे उठना नहीं है, इन्होंने कभी टाइम पे ये काम करना नहीं है, मतलब कभी, हमेशा, एवर। तो वो आप खुद देखें, वो आपके अंदर ये, अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो अंदर की कैफियत क्या बन रही है, वो तो फिर आप सबसे पहले आपका अपना सारा कुछ सिस्टम अंदर से खराब होता है उस सोच की वजह से, और आप फिर उसी तरह का जो इमोशंस हैं वो आगे डिस्पर्स की कर देते हैं। इसके बाद जो है, इन दोनों पे कोई बात कुछ कहना चाहेगा बिफोर आई मूव ऑन टू? जी आसिया। सबसे पहले तो मैं इकरा के आने पर बहुत खुशी मुझे हो रही, इकरा ने कैमरा ऑन किया, थैंक यू इकरा। उसके बाद ये जी आपने अभी तक जो बात बताई, मेरा सवाल ये कि ये जो मेंटल फिल्टर आपने कहे हैं कि मेंटल फिल्टर बनते हैं, क्या मेंटल फिल्टर हमारे सबके होते नहीं है? क्या हम बनाते नहीं? ये होने नहीं चाहिए या ये होने चाहिए? मेंटल फिल्टर आपने कहा ना, हम हमारे पास एक हमारे अपने मेंटल फिल्टर होते हैं, हमें इन मेंटल फिल्टर से फ्री होना चाहिए या हम हमारी ये नेचुरल है कि हमारे मेंटल फिल्टर बन जाते हैं? मेरा सवाल हमारे मेंटल फिल्टर बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम एक माहौल में रहते हैं, हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से लेके, जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप कर रहे होते हैं। हम कुछ लोगों के साथ बड़े होते हैं तो हम उनकी कुछ चीजें और देखने का अंदाज वो भी अपना लेते हैं। आप अक्सर इसको एनालॉजी यूज कर लें कुकिंग की। अक्सर जो माएँ अच्छा खाना बनाती हैं उनकी बेटियां अक्सर अच्छा खाना बनाती हैं, बाकी एक्सेप्शंस तो होती हैं। जो माएँ जो हैं सुबह टाइम पे फजर की उठ के नमाज पढ़ती हैं, दिन में करते हैं, उनके घर में ये आमतौर पर रवाज होता है। अगर बाप जुमा की नमाज पढ़ने जाता है तो रवाज होता है कि बेटे भी जाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से ये लैंग्वेज के भी जो फिनोमेनास हैं, ये हमारी सोच से जुड़े होते हैं, वो भी हम सीख भी लेते हैं। इसका मतलब है मेंटल फिल्टर होते हैं, बन जाते हैं। अच्छा, हमें जो मैं समझती हूँ, जहाँ तक मेरे अभी तक का इल्म है, कि हमें मेंटल फिल्टर से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई बहुत ही अच्छा सा भी फिल्टर लगा लें
फिल्टर लगाते हैं ना बच्चे आजकल, तस्वीरों में भी फिल्टर लगाते हैं, बहुत अच्छा सा भी फिल्टर अगर आप लगा लें है तो फिर वो फिल्टर ही ना, वो रियलिटी तो नहीं है, वो आपको एक वक्त में परेशान करेगी। हमें जो होना चाहिए पैमाना, तराजू होना चाहिए हमारे पास। तो इसका मतलब है तराजू वाला फिल्टर तो होना चाहिए। वो फिल्टर नहीं है, वो आपका, वो आपकी इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन की आपकी स्किल है, वो फिल्टर नहीं है। फिल्टर में से तो जो चीज जो आपका लगा होगा ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हमने अच्छा फिल्टर लगा लिया कि हर चीज अच्छी है, तो फिर जिस चीज से हमें बचना है, मैंने देखा है ना लोगों को कि आपका दोस्त अगर झूठ भी बोल रहा है और आपको पता है, आप फिर भी हंस के उसके पास बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने उसको कभी गाइड ही नहीं किया अकेले में भी, क्योंकि आपने तो सब अच्छा का फिल्टर लगाया हुआ है, सारे लोग अच्छे होते हैं, सब बातें अच्छी होती हैं, वो हम गुडी गुडी वाला, तो वो कहाँ से वो फिल्टर भी तो अच्छा नहीं हुआ ना, एक वक्त में आके हमें तंग करेगा वो, या हम किसी की करेक्शन करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो फिल्टर भी लगना चाहिए। ये वन पॉइंट आपका मैं जो समझी हूँ वो ये है कि फिल्टर नहीं होने चाहिए, मेंटल फिल्टर नहीं होने चाहिए, और उसकी जगह आप विदाउट फिल्टर देखें, और स्किल होना चाहिए टू एनालाइज, ये सही और गलत का एक पैमाना होना चाहिए, दैट शुड बी वैल्यू बेस्ड, या आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। ऐसे एक और क्वेश्चन, यही आपकी बात जो बड़ा मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा था, मेरे इंटरेस्ट का है, तो मैंने इसमें से एक और पॉइंट सोचा। आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर सोचते हैं, ये एक फिल्टर है ब्लैक एंड व्हाइट का। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का फिल्टर है, क्या ये एक तो ये किसका आउटकम होता है? ये लोग, क्योंकि मैंने देखा ब्लैक एंड व्हाइट के फिल्टर वाले लोग जो हैं सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसका आउटकम क्या है? ये किसकी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर जो है बन जाता है? हमने ये देखा है ना कि अगर किसी एक बच्चा है, कहा जाता है कि अगर वो बुली हुआ है तो वो बुली करेगा, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब अगर एक बच्चे को, किसी को भी इसी तरह से ट्रीट किया गया है कि हमेशा ये कहा गया, उसकी चीजों को इग्नोर किया गया कि अच्छा नहीं होता, फिर आपने एक काम नहीं किया तो आपने कभी नहीं करना, आपने तो कभी पास होना नहीं है, आपने कभी अच्छे नंबर लेने नहीं है। छोटी छोटी की बातों पर अगर कोई इस तरह से ट्रीट हुआ है तो वो, उसके चांसेस हैं कि वो उसी तरह की सोच जो है वो अपना लेगा और उसी तरह से दूसरों को भी देखेगा, क्योंकि उसने वही पैमाना लिया है। कोशिश एक तो ये करनी चाहिए कि हम एड्रेस करें इन चीजों को, जब हम खास तौर पे हम टीचर्स हैं यहाँ पर, या हम तो हम बच्चों को बताएं कि नहीं, ये हर चीज गलत नहीं होती। एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, वो बच्चा आपसे कहता है, कभी आपने भी सोचा होगा, बच्चे से सुना होगा कि मुझे समझ नहीं आया, तो अक्सर फिर उनको हम इसे वो एक सोक्रेटिक क्वेश्चंस के आगे हम इसकी टेक्निक भी पढ़ेंगे, पूछते हैं कि बेटा क्या समझ नहीं आया? अच्छा, आपको ये बात पता लग गई है? वो कहेगा हाँ। ये पता लग गई है? हाँ। ये नहीं पता लगी? आप उसको जब ट्रिकल डाउन करेंगे वो कहे हाँ, तो अच्छा इसका मतलब है आपको ये समझ आ गया था। टू गिव देम मैसेज कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतनी सारी बात में आपको कुछ भी समझ ना आया हो, ऑल और नथिंग वाली सिचुएशन तो नहीं होती ना। तो जब अगर हम लोगों को इसी तरह से ट्रीट करते रहे, बच्चा आया घर में बाहर से कुछ हार के, बस मैंने तो हारना ही होता है, हार कर आया है ना, परेशान है, तो अगर अम्मा कहती है उनको कि बेटा क्या हुआ, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, अभी फलां चीज हुई थी तो आपने उसमें अच्छा काम किया था, तो हारना क्या हुआ, खेलना होता है। तो अब अगर इस तरह की डिस्कशंस मिल रही हैं तो फिर ये फिल्टर्स नहीं बनते। फिल्टर्स ये हमेशा जो हैं हमारे थॉट की जो चीजें हैं, ये हमारी जो एनवायरनमेंट के साथ है, लर्न्ड बिहेवियर्स, इससे इनका ताल्लुक नर्चर से ज्यादा होता है, नेचर से नहीं होता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम इसको नर्चर पार्ट को बेहतर करके हम इनको बेहतर कर सकते हैं। तो शैल वी मूव फॉरवर्ड? थैंक यू आसिया। मैंने सोचा कि थोड़ा उसकी बैठ जाएंगे जब हम उन पे बात कर लेंगे। तो अब तीसरा जो मैंने पिक किया था ये है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफी जो लफ्ज से ही है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना, मैग्नीफाई कर देना,
इसके लिए क्या होता है, मुहावरा इस्तेमाल होता है, राई का पहाड़ बनाना या पहाड़ का राई बना देना, उल्टा भी कर लें इसको। जरा सी बात को इतना किया बयां मैंने, बना दिया शबे हिजरा को दास्तां मैंने। हाँ ये इसके ऊपर जाता है शेर। अच्छा ठीक है, आधी से समझ आई है। थैंक यू। अच्छा, अब क्या है, अब ये चीज जो है हम जिस तरह भी करेंगे, छोटी सी कोई प्रॉब्लम हुई है उसको हमने इतना ज्यादा सवार कर लिया है, तो वो हमारे लिए जो है एंगर का जो है बायस जो है बन जाता है। ये हम इसका बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं। क्लासरूम प्रैक्टिसेस में देखें तो मैंने देखा है कि बच्चों को से ये एक्सपेक्ट कर लेना कि वो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, अगर वो ये एज्यूम किया हुआ है, उतनी से कोई मूवमेंट नहीं किसी ने किया और हमने उन पे, आप हमेशा जो है ना इतना ज्यादा शोर, खुद से ज्यादा शोर खुद हम मचा देते हैं घर में। मेरा ख्याल है मैंने वैसे जनरली फादर्स से ज्यादा मैंने मदर्स को ये वाला काम करते हुए ज्यादा देखा है कि छोटी सी बात को, ये जो डिस्टॉर्शन है ना, उसको बहुत बढ़ाकर उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, अब वो ऐसा ही है कि अगर जलजिला जो है वो 3 लेवल उसका मैग्नीट्यूड है और हमने उसके पे रिएक्शन कर दिया है वो 6.8 वाले का, तो वो हमने अपने अंदर तो वो जलजिला मचा लिया ना, वो एंगर ने तो आना ही आना है। हमने परसीव्ड थ्रेट जो होते हैं हमारे, उसमें भी हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे एक्चुअल थ्रेट्स के ऊपर करती है। इस वजह से ये हमें चीजों को और फिर हम एक्चुअल सही स्टेप्स भी नहीं ले सकते ना, जब सही डायरेक्शन में देखेंगे तो फिर ही हमें पता लगेगा कि इसको हमने एड्रेस कैसे करना है। तो इस वजह से ये भी एक हमारा काफी प्रॉब्लम करता है। इससे ज्यादा एक और जो पर्सनलाइजेशन वाला और ब्लेम वाला फिल्टर है ना, ये दोनों, ब्लेम ये होता है, पर्सनलाइजेशन ये है कि अपने आप को मैं ही खराब हूँ, कोई भी सिचुएशन हुई, नहीं आपकी तो कोई गलती नहीं है, गलती मेरी सारी है। अब गुस्सा भी आ रहा है और कहे ये जा रहे हैं पर्सनलाइजेशन पे, हाँ मैं ही खराब हूँ, मेरे से ही गलतियां होती हैं, मेरे से ही अच्छा काम नहीं होता। तो अब क्या हो रहा है, अंदर से आप दोनों किसी तरफ भी जा सकते हैं, आप एंजाइटी में भी जा सकते हैं, जो आपका पर्सनैलिटी का ट्रेट होगा। अगर आप आउटवर्ड हैं, एग्रेशन में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और ब्लेम में तो ये है कि आप दूसरे के ऊपर उसको करेंगे कि आपने मेरे साथ तो ऐसे करना होता है, मुझे आपने कभी जो है ना मेरी तारीफ नहीं करनी, हमारे सिनेरियो में जो है अच्छा ग्रेड नहीं देना, ठीक है, या हमेशा बच्चे को बच्चा कहे कि जी टीचर तो मुझे पोजीशन देती नहीं है, हमेशा हर दफा स्पीच में जो है ना ये फलाने बच्चे को पोजीशन दे देती है, मुझे तो कभी भी ये पोजीशन नहीं देती। अब वो बच्चा जो होगा, जो इस फिल्टर में होगा ब्लेम के, वो एफर्ट नहीं करेगा, वो क्योंकि उसको पता ही, उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि आई नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। उसने तो उसका जो जिम्मेदार है किसी दूसरे को ठहरा दिया। तो जब आपने किसी दूसरे को ठहरा दिया, आप राइट एवैल्यूएशन पे नहीं पहुंचे, तो राइट एक्शन कैसे लेंगे? तो इस वजह से ये फिल्टर भी जो है काफी हमारे अंदर मौजूद होता है, जो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जाने से रोकता रहता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है इस पे, अब मैंने उस दिन कहा था ना एक थॉट डायरी की बात का, तो वो इसलिए हमें अपनी थॉट की जो पैटर्न है उसकी इवैल्यूएशन करते रहना जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम सोच लें तो फिर हम सोचते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं हम सब। ये कहीं ऐसा नहीं होता है कि हम समझें कि हमने ये नहीं किए होंगे, ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं ऐसा कर लेते हैं। तो अगर हम कर लेते हैं, वैसे मैंने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है, कर सकने के चांसेस हैं, ठीक है, मैं बदलती हूँ अपना जुमला, तो हमारे सबके चांसेस होते हैं कि हम इस तरह से कर सकें। तो हमें अपने सोच के अंदाज को जांचते रहना चाहिए ताकि हम इस जो पिट है इसमें हम ना गिर सकें। एक और है आखिरी, फिर हम आगे चलेंगे
कि हम इसको, ये माइंड रीडिंग, ये भी बला की चीज है। इसमें क्या है कि दूसरा क्या सोच रहा है, मुझे पता है आप इस वक्त मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, मतलब क्या आप क्या हैं भाई, क्यों कोई सोचेगा आपके लिए, है ना। और बीवियों को तो शायद ये हर वक्त ख्वाहिश रहती है कि उनके हस्बैंड जो है उनको सोचते रहें, तो वो फिर सोचते हैं आप क्या सोच रहे हैं, वो ये थोड़ी कहेगा मैं आपको सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, चले कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी एग्जांपल्स जब ये यहाँ तक सिचुएशन आना शुरू हो जाए कि हम साथ में लेबलिंग भी शुरू कर दें, माइंड रीडिंग के साथ एक और थॉट एरर इसको कंबाइन कर दें, फिर तो जो है ना गड़बड़ ज्यादा हो जाती है। तो मुझे पता था आप यही कहेंगे, मुझे पता था, अभी बात आपने शुरू की है, थोड़ी सी बात की है, मुझे पता था कि आपने यही करना है, मुझे पता था। और मैं तो, और अपने आप के लिए भी आप सोचते रहते हैं और दूसरों के लिए तो ज्यादा, और एविडेंस नहीं होता उस बात का। मुझे पता था कि जो है ना मेरा काम आपको पसंद ही नहीं आना। अब अगर ये किसी को पता हो, उसने अंदर से इतना बड़ा फिल्टर लगाया है कि मेरा काम तो मेरे सीनियर को पसंद नहीं आना, वो कितनी एफर्ट लगा लेगा, वो लगा ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर ये जो है बीवी को ये पता हो कि उसका खाना जो है उसके हस्बैंड ने उसकी तारीफ नहीं करनी, मेरे हस्बैंड को तो मेरा खाना पसंद नहीं आता, उसको तो अपनी अम्मा का खाना पसंद आता है, ये हमारी बड़ी एक कल्चर की स्टोरी है। जब उसको पता है ना, आप यकीन माने वो उतनी कोशिश नहीं करती होगी और वाकई ऐसा ही खाना बनाती होगी कि किसी को पसंद ना आए। वो बन ही नहीं सकता ना जब आपको अंदर से पता है कि उनको ये है, और वो जो हमने परसीव्ड पता लगा लिया है ना, वो हमें फिर आगे बढ़ने भी नहीं देता। तो ये एक और फिल्टर है, ये जो हमें परेशान करते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी सिचुएशन जो है वो हमारे अंदर उसी तरह की जो एंगर है टुवर्ड्स द पर्सन वी आर थिंकिंग अबाउट इट, वो जन्म लेता है, और उससे हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो खराब होते हैं और हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, उस सिचुएशन की तरफ। फिर हमें एक दूसरे की वो नहीं रहती ना, क्या कहते हैं, बर्दाश्त तक तो नौबत नहीं जाने चाहिए, एक दूसरे की कदर नहीं रहती, एक दूसरे की वैल्यू का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम एक पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हैं किसी के लिए। हमने उनको कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, वो हमें ऐसा समझते हैं, या मैं हूं ही ऐसा, ठीक है, पर्सनलाइज कर लिया कि मैं तो बस मेरा कोई काम अच्छा ही होता ही नहीं है, पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो अगर हम कहाँ से एफर्ट और उसके लेवल तक जाएंगे, वो फिर हमारे लिए हम नाकाबिले, अपने लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त खुद भी हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लिए भी हो जाते हैं। तो अब अगर हमने सिर्फ थॉट्स पे रहते हुए काम करना है तो हमें उनको चैलेंज करना पड़ेगा, थॉट को, और रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चर तो अभी जैसे मैंने अपने ही एक जुमले की, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है जी। मुजम्मिल ज़िया अब्बास, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। ये है कि हमारे पास ना एक सिचुएशन आज ही आई है जो हमें फेस करना पड़ा। मैं चूँकि एक एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो हमने एक नई टीचर अपॉइंट की आज नहीं 4-5 दिन पहले। तो वो फर्स्ट में साथ में ही हमारे करीबी एक स्कूल है, उसमें फर्स्ट टाइम पढ़ाती हैं। तो उनको हमने अपॉइंट किया। तो कल उन्होंने जहाँ पढ़ा रही थी फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा जी आप तो फलां जगह पे इवनिंग टाइम में एकेडमी पढ़ा रही हैं, तो आप ऐसे करें, या आप एकेडमी चूज करें या आप हमारा स्कूल चूज करें। तो इस तरह की नेगेटिविटी है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी आपने पॉजिटिविटी की बात की तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि मुझे ना इस पे बात करनी चाहिए। जी, ये एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आया जो आपका है, इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम आया। तो प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है। यही जो चीजें इश्यूज होती हैं, ये हमें आगे बढ़ने में
और चीज़ों को मुख्तलिफ जावियों से देखने में हेल्प करती हैं। ये एक पॉलिसी इशू भी हो सकता है। जैसे मैं जिस स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे भी इजाज़त नहीं है कि मैं कोई और पेड जॉब किसी एकेडमी में कर सकूं। तो अब ये मुझे पता है, अब उसमें दोनों ही एंड पे ये झोल रह गया होगा, या उस स्कूल ने उसको बताया नहीं होगा। हम ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचते, हम बीच में सोचते हैं। हो सकता है उन्होंने बताया हो, वो खातून भूल गई हों, या उनको बता ना पाए हों कि आप इसमें, ये उनकी पॉलिसी है। तो ये तो उनको अब निगोशिएट ही करना पड़ेगा, या उनको देखना पड़ेगा इफ इट इज दिस इज अ पॉलिसी मैटर। अब उनको अगर वो इसका शिकार हो जाए, इस सोच में आ जाएं कि ये मेरे खिलाफ हैं, उनको ब्लेम नहीं करें, उस स्कूल के पर्सपेक्टिव से रहते हुए देखें कि अगर उनके सारे टीचर इस तरह से पढ़ाने लग जाएं सेकंड टाइम में, जो उनकी पॉलिसी नहीं है, वो कहते हैं ना, एक को देख के दूसरा खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव में सोचूं तो इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, अब क्या बात है, अगर इनकी कोई फाइनेंशियल नीड्स ऐसी हैं जो इनको काम करना पड़ रहा है, तो फिर अब हम सब चीजें अज्यूम मैं कर रही हूँ, और फिर मैं डिफरेंट सिचुएशंस में जा सकती हूँ। अगर मैं एक माइंडसेट बना लेती, एक थॉट रखती अपना, तो फिर मेरा जहन इधर उधर की बातें ना सोच पाता। हम ये इस वक्त जो बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये है। मैं एक और बात ऐड कर दूं, उसी स्कूल की एक और टीचर भी हमारे पास एज अ इंग्लिश लेक्चरर काम कर रही हैं, और वो हमने जो नई अपॉइंट की थी वो केमिस्ट्री के लिए की थी। तो जो नई अपॉइंट की उनके लिए ये मसला बना, जो हमारे पास पहले पढ़ा रही हैं तकरीबन 2-3 माह से, उनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, अब ये तो एक केस स्टडी है उसको मिस अनीसा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अगर इनके क्वेश्चन का आपने अगर आंसर कर लिया तो मैं कहना चाहूंगी, मिस आयशा चौधरी ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन किया हुआ है, इसका प्लीज आंसर कीजिए। और फिर इंतखाब आलम साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, उनका क्वेश्चन पहले इंतखाब साहब से बात कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन भी पढ़ लेती हूँ। इंतखाब साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? गुड टू हियर यू सर। थैंक यू जी, मुझे भी आप लोगों को सुन के बड़ी खुशी हो रही है। यू पीपल आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। और एक्चुअली पॉजिटिव पीपल्स की बड़ी कमी है दुनिया में। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द पर्सन्स विदाउट एनी फिल्टर, सो एवरीवन हैज द फिल्टर्स। सो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है थ्रू दिस कम्युनिटी कि इफ वी फाइंड समवन with no filters, so do share such persons with each other, ताकि हम उससे कुछ लर्न कर सकें। फिर इस सेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती हमारे अपने लिए? It's a lifelong journey। क्यों आयशा? इसी से तो सीखना है, इसी से तो सीखना है सर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा तो हो नहीं सकता। और कुछ लेकिन लोग होते हैं जिंदगी में, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जब आप किसी भी पीसफुल इंसान को देखें और ये देखें कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसकी फैमिली या उसकी वर्क प्लेस पे, वो भी बहुत पीसफुल है, तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है, और उसमें ऐसे फिल्टर्स की काफी हद तक कमी होती है। मैं आज अभी मिलकर आ रही हूँ, मेरी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी दोस्त है, बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। अंजुम केवान दानिश सादकाबाद के जो लोग हैं वो जानते होंगे। शी इज प्रिंसिपल बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। शी इज लुकिंग आफ्टर 2 ब्रांचेस, बीकन हाउस रहीमिया खान एंड बीकन हाउस सादकाबाद। आप यकीन करें, आपने कहा तो एकदम से मेरे जहन में सबसे पहले अंजुम का। जी बिल्कुल। आप कभी मिलकर देखें, आप उनसे बात कर देखें, आप उनके सामने जाके किसी की भी लंबी चौड़ी कहानी बयान कर दें और वो ऐसे ही आपको देखेगी, फिर कहेगी ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। वो इतने सारे ग्रेस, और नहीं छोड़ो ऐसे नहीं कहते, कोई ब्लेम कर दें किसी को, नहीं छोड़ो ऐसे नहीं कहते, और बहुत सारे ऐसे। अगर जिला रहीमिया खान से है। ग्रेट, अच्छा।
तो आई एम ऑल्सो, तो हम आगे आयशा, आपने जो क्वेश्चन किया है मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर देती हूँ. सो मेरा सो अभी तक आई थिंक वी आर फोकसिंग मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के फिल्टर्स का होना कुछ लोगों के अंदर, वो किस किस्म के बिहेवियर्स हैं, उनके कॉन्सिक्वेंस होता है. तो माय क्वेश्चन इज कि अगर हम सोल्यूशन पे थोड़ा सा फोकस करें और समझना चाहें कि हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इफ वी सी दैट बिहेवियर. जी बिल्कुल. तो ऐसा है, आइडेंटिफाई करके, तो हम उसको, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे. अब अगर मैं इनकी ज़िया साहब की जो एक एग्जाम्पल है उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है. अब वो जो लेडी हैं, अब अगर वो ये सोच लेंगी कि इन्होंने मुझे नहीं करने दिया है, ये मेरे खिलाफ हैं, ये मुझे नहीं कुछ अर्न करने देना चाहते, तो शी विल नॉट अप्रोच टू द प्रॉब्लम विद द माइंडसेट टू सॉल्व इट. वो अथॉरिटी को फिर उन्होंने एक उनके माइंडसेट बना लिया. अब वो उसी जब तक वो उसको रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगी, वो ये नहीं सोचेंगी कि क्या कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई है, फिर वो डायलॉग की पोजीशन में नहीं आएंगी. तो वहां पर हमने अपनी ही थॉट को, अगर हम हैबिट बनाते हैं ना रिस्ट्रक्चर करने की, हम आगे इसके 2-3 स्टेप्स में हम ये काम करते हैं इसका, तो फिर ये हम जब नॉर्मल कंडीशंस में हम इवैल्यूएट करते रहते हैं पैटर्न्स को, उसको रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं अपने आप को, वो खुद ही वो डेविल्स क्या होता है, क्या कहते हैं, एडवोकेट अपने लिए बने रहें, हमेशा डेविल्स एडवोकेट अपने लिए, अपनी थॉट के लिए बने रहें. तो फिर जो है या अपने बच्चों को अलाउ करें. आई अलाउड माई डॉटर्स, वो मुझे उन्होंने सीधा करके रखा हुआ है. जहाँ जरा सा मैं इधर उधर होने लगती हूँ ना, तो वैसे आप ही गलत कह रही हैं. वैसे मामा आप ये तो बात सोचें ना, वैसे वो मेरे लिए वो बनी रहती हैं. तो हम अपने लिए कोई ना कोई बना के रखें, अपना क्रिटिकल फेलो बना के रखें जो आपको कह सके कि नहीं यार इधर गलती है, इधर कुछ ऐसा है. तो वो हमें ऐसे होने जरूरी है, क्रिटिकल फ्रेंड्स जो हैं. आगे हम देखते हैं कि कैसे हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इसको. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, वो हमने 5 को करना सीखा. उसके बाद रीफ्रेम करना, जो एक बहुत कॉमन एग्जांपल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला. किसी ने भी कोई इसकी ट्रेनिंग ली हो या कुछ मटेरियल पढ़ा हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहते हैं कि ये रीफ्रेज करना सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो ज्यादा एग्जाम्पल यही दी होती है कि आप जैम की बोतल खोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मेरे से नहीं खुल रही, वो दूसरा कह रहा है लाओ दो मैं खोलता हूँ, नहीं मेरे से नहीं खुल रही, मेरे से नहीं खुल रही. तो जो मेरे से नहीं खुल रही है, ये कोई लीड नहीं कर रही है टुवर्ड्स सोल्यूशन की तरफ. अगर बीच में कोई कहता है कि ये एयर टाइट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है, कोई कहना लगता है ये एयर टाइट हो गई है, नहीं खुल रही है, को चेंज किया, ये एयर टाइट हो गई है, फिर उसको जो है किसी तरह से उसको खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अब रीफ्रेज जो किया है वो उसको सोल्यूशन का इशारा दे. या कोई कहे लगता है इसी ना स्टिकिंग है, ये जो केचप थी ना काफी स्टिकी थी, तो ये स्टिक हो गई है. फिर क्या करेंगे, कोई कहेगा या पानी में डालो, गर्म पानी में, फिर उधर से उसका सोल्यूशन निकलेगा रिफ्रेज करने से प्रॉब्लम को. तो इसी तरह से उसको मुख्तलिफ एंगल से, जाविये से जब हम किसी चीज को देखने की आदत बनाते हैं, तो वो हम किसी एक फिल्टर का शिकार फिर होने से बचे रहते हैं. तो एक तो हमें खुद ही अपनी चीजों को देखें, उनको हम चैलेंज करें अपनी बात को, कि मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये तो मेरे खिलाफ है, इसने तो कभी मेरी फेवर करनी ही नहीं है. काफी ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट है. अगर ज़हन में आती है और हम इस हैबिट में हैं, तो कितना तकलीफ देगा ना. इमेजिन नहीं करें किसी अपने नियर एंड डियर वन के बारे में ये सोच आ जाए कि इंतखाब साहब तो मेरे तो बस का दुश्मन हो गए हैं, क्यों इंतखाब साहब, तो मुझे कितनी तकलीफ होगी खुद अंदर से. तो इसलिए हम इन जैसे ऐसे ख्यालात आए तो हमें खुद उनको करने की हैबिट डालें. आज बात करने का मकसद भी हमारे बेसिकली तो अवेयरनेस सेशन ही होते हैं ना, हम इसमें
कुछ ना कुछ अपने आप को आगे ही देने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले तो इवैल्यूएट करें कि एविडेंस क्या है कि भाई मैं जो कह रही हूँ कि इंतखाब साहब जो हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो व्हाट एविडेंस डू आई हैव, क्या किया उन्होंने मेरे लिए खराब जो मैं ये समझूं कि वो मेरे खिलाफ हैं। वो तो हमेशा साथ से गुजरते थे, सलाम करते थे, उनके बच्चे इतने रिस्पेक्टफुल हैं, अगर वो मेरे खिलाफ होते तो उनके बच्चे भी मुझे देखते, उनकी वाइफ मुझसे इतने अच्छे से मिलती है। नो नो, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। तो क्या है, एविडेंस नहीं मिला तो हमेशा कोई सोच आए तो एविडेंस ड्रिवन अपनी सोच को बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद उसकी अगर एक एक्सप्लेनेशन आ गई है कि नहीं वो जा रहे थे उधर से तो उन्होंने साथ वाले को तो सलाम किया तो पता नहीं मुझे नहीं किया, तो उसकी ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लेनेशन अपने आप को देने की कोशिश करें कि ये रीजन भी हो सकती है, वही जो ग्रे एरियाज हैं ये रीजन भी हो सकती है। और जो बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स अपने आप को हमेशा, ये जब हमारी इस हैबिट्स हम अपनी ये 2-3 चीजें एविडेंस ड्रिवन होते हैं, ग्रे एरियाज को स्पेस देते हैं लोगों को कि नहीं कोई और वजह भी हो सकती है वाली अप्रोच रखते हैं, और बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स अपने रखते हैं, ना कोई एक्सट्रीम्स पे नहीं, पोलराइज थिंकिंग नहीं रखते हैं, तो फिर हम जो है इनसे बचे रहते हैं। तो इस वजह से ये एक मेन तरीका है अपने आप को नरिश करने का, अपनी सोच को नरिश करने का, कि हम अपनी थॉट के ऊपर चेक रखें। और जब बच्चे या बड़े जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम हमेशा रिफ्लेक्ट करने की हेल्प करते रहें एक दूसरे को, अपने आप को भी और अपने साथ के लोगों को। तो इस तरह से हम फिर जब रिस्ट्रक्चर करते रहेंगे तो हमारा कुछ ये स्ट्रैटेजीज हैं रिस्ट्रक्चर करने के लिए, टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मैंने पहले ही कहा था, थॉट रिकॉर्ड जरूर रखें, से कभी कभी बैठ के कर लिया करें अपना कि मैंने जो सोचा, जो पहली सोच मेरे जहन में आती है वो क्या होती है। ये अपने आप को जांचना, अपने आप को इम्प्रूव करना, इससे जब हमारा सफर शुरू हो जाता है ना तो फिर दूसरों पे हमारी तवज्जो इतनी नहीं रहती, फिर हम वैसे ही एक और सफर पे निकल जाते हैं। ये मिस अनीसा, ये जो आयशा का क्वेश्चन है ये थॉट डायरी के ऊपर उन्होंने किया है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो रखें, क्योंकि उनको ये बड़ा फायदा देने वाली चीज है। They probably don't even know they have that problem. यस, उनको ना कहें कि उनको प्रॉब्लम है, उनसे कोई उनको सिनेरियो बेस्ड टीचिंग होती है ना, जैसे उनको कहें कि अपनी एक्टिविटी कभी अपने महीने में हफ्ते में एक दफा कर लें, उनको गिव देम अ सिनेरियो और उनसे कहें कि इससे सबसे पहला जो आपके पढ़ने के बाद इस कैरेक्टर के लिए जो जहन में बात आई है वो क्या है, राइट इट डाउन। ठीक है, फिर वो अपने पास पीछे अपना नाम देखें, रिकॉर्ड कर लें, लगा दें, उनको कुछ ना बताएं। फिर उसके बाद अगले हफ्ते कोई और दे दे सिनेरियो, पहला कैरेक्टर है, उनके स्टिकी नोट्स उनके कहीं आप लगाते जाएं। जब आपने 4-5 हफ्तों के बाद उनको पढ़ के देखें, उनसे कहें कि पढ़ के देखें जरा आपने 4-5 क्या लग रहा है, कौन कैसे सोचता है। अगर ये क्लास 3 का 2 का भी बच्चा होगा ना, वो भी पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेगा। फिर उनसे एक दफा ऐसी बात कर लें, वंस इंटरनलाइज्ड, अंदर से जब कोई बात समझ में आ जाती है ना, वो काफी देर तक उसके स्टे करने के चांसेस होते हैं। थैंक यू। और जो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग की जैसे बात थी, ये हम अपने हमारा ना एक बीकन हाउस ने ये किया हुआ था, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक था, उसमें वो सिप्सी करवाते थे, सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसमें वो कहते थे, जब हम अपनी प्रैक्टिसेस, वो पूरा एक 1 ईयर का हमारी ट्रेनिंग थी, उसमें कहते थे कि अपना एक क्रिटिकल फैलो आइडेंटिफाई करें, जो आपके चीजों को पढ़ेगा उस पे आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपके साथ क्रिटिकल फैलो जो है वो आपको देता रहेगा। तो वो जो 2 स्टडी पार्टनर्स होते थे, वो हम उनको कहते थे कि आप एक दूसरे के, वो उन्होंने उसमें हमें आइडेंटिफाई किया हुआ था कि आपको देखेंगे, रिफ्लेक्शन देंगे। तो मेरी जो थी, जब सर
इंतखाब भी जानते हैं, आसिया भी चली गई है, राहीला और मैं, हम एक दूसरे के क्रिटिकल फेलो थे, और वो ऐसी हमारी आदत पड़ी क्रिटिकल फेलो बनने की कि वो अभी तक कायम है कि हम एक दूसरे को बहुत आराम से वो बड़ी बड़ी बात कह देते जो कोई शायद ये आपने ना पहले भी इसका जिक्र किया है, क्रिटिकल फेलो के बारे में आपने बता दिया कि मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे होने चाहिए। आपके पास है तो यू आर फ्री फ्रॉम फिल्टर्स, क्योंकि आपको क्रिटिकली एनालाइज करने वाले लोग हैं, और दूसरा स्पेस देने वाले लोग, ये आपको फिल्टर फ्री करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी स्पेस देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनको भी कर सकते हैं, यानी ये म्यूचुअल है, क्योंकि दोनों ने स्पेस दिया हुआ है। वो जैसे माँ होती है ना, मेरी 2 बेटियां हैं, बाकी लोगों के लिए कभी एक पास आए ना गोद में तो दूसरी कहती है, आ जाएगी मामा, इसी को बिठाती है। मैं कहती हूँ देखो मामा ने ना, छोटी होती थी ना, मामा ने ना 2 लैप्स दी हैं, एक लैप ये है, एक लेग पे एक आ जाए, दूसरे पे 2 ही बेटियां हैं मेरी, आ जाओ दोनों आ जाओ। तो स्पेस तो देनी पड़ती है। ठीक है। तो और तीसरा जो है वो पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये तो बहुत ही जरूरी है। हम अपने साथ सबसे पहले जुल्म करते हैं, अपने आप को ही हम ना बुरी चीजें बताते रहते हैं। अब मैंने वेट गेन कर लिया, मैं अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है भाई, क्यों? अब मेरे बाल सफेद हुए, मैं डाई नहीं लगाया तो मैं अच्छा नहीं लग रहा या लग रही, भाई क्यों भाई? ये तो एक एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी का है, वो कैसे ओवरराइड कर सकता है आपके सारे के ऊपर, कैसे डिफाइन कर सकता है? तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देना, अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको देना, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने ये 3 बातें जो है ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये हमें काफी हद तक जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाला, और अपने लिए सबसे पहले तो हम अपने लिए अच्छा होंगे, अपना ख्याल करेंगे, तो हमारे अंदर ये ताकत और वो पावर आएगी कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल कर सकें। जब हम अपना नहीं करेंगे तो फिर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल जो है वो नहीं कर सकते। तो ये 3 चीजें जो है ना, ये जरूर हमें करते रहना चाहिए। बस अब हम तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं। ये है बात, रीस्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने आप रीस्ट्रक्चर तब करेंगे जब हम अपने आप से सवाल करेंगे, वही क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे, क्यों है, कैसे है, फिर उसको हम पॉजिटिव में ले आएंगे। तो यही एक तरीका है कि जब सोच जो है, क्योंकि ये इस वाले सारे थॉट प्रोसेस पे जब हमने सबने नाम सुना होगा CBT का, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो इसी अप्रोच पे बनी है कि जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई इवेंट होता है, रिलेशनशिप का हो या क्या, उसके बाद डायरेक्ट इमोशन नहीं आता है, मैंने पहले भी बात की थी, उस पे एक थॉट जन्म लेती है, और वो जो थॉट है वो एक सर्टेन इमोशन क्रिएट करती है, और वो हम फीलिंग्स आती हैं और हम सारा कुछ वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो जो एक टेबल पे जाते जाते किसी का हाथ लगा, उसने गिलास गिर गया और हमने सोचा इतने हर बारी गिलास ही सारे बर्तन तोड़ता रहता, तो फिर तो गुस्सा आना बनता है। अगर आ गया, सोच ही आए, हाय गिलास लगा तो नहीं, चोट लगी तो नहीं, तो फिर क्या इसके साथ गुस्सा आएगा? इस थॉट के साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस वजह से जो थॉट के ऊपर अपनी रीस्ट्रक्चरिंग थॉट के ऊपर हमें करते रहेंगे, तो हम अपने आप को सिर्फ एंगर ही नहीं, और भी इस तरह के जो नेगेटिव फीलिंग है, चीजें हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या एंक्शियस होना है, उन सब से अपने आप को हम बचा सकते हैं। आज काफी लंबी बात मैंने खुद ही कर ली। मारिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने देखा नहीं। और ये बात तो है, और ये बात तो है कि हमने आज के ना हमने कहना है कि ये बिल्कुल अच्छा था, ना हमने कहना ये बिल्कुल बुरा था, दरमियाना सा तो था ही ना। वेरी इंसाइटफुल। हमने बहुत कुछ सीखा, और मैं ये आपकी जो पॉजिटिव एफर्मेशन की बात कर रही हैं, सुबह जो है मैंने दुआ करके मैंने दुआ करनी शुरू की कि मैं
मेरे से किसी को बुरा ना जाए और मैं किसी से बुरा रिसीव ना करूं। तो मैंने देखा कि जिस दिन भी मैं ये दुआ मांग के जा रही थी तो मेरी रोज किसी से लड़ाई हो रही थी या गुस्सा गुस्सा सा हो रहा था। मैंने कहा ये दुआ चेंज करनी चाहिए, दुआ ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरे से सबको अच्छा जाए और मैं सबसे अच्छा रिसीव करूं। तो मैंने देखा कि ये जिस दिन भी ये मैं दुआ मांगना शुरू की तो रोज ही मेरी जो एनर्जी लेवल है वो कहीं का कहीं, तो मुझे लगता है ब्रेन को ये नहीं वाली बात समझ नहीं आती, या नेगेटिव या नो ये समझ आता है, ये वर्ड को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है। जैसे बुरा, मुझे बुरा रिसीव नहीं करना, तो बुरा जब मैंने कहा तो मैंने देखा कि बुरा वाला बात जो है वो हो रही है, आई एम रिसीविंग दैट। तो मुझे लगता है हमें दुआ को भी चेंज करके करना चाहिए जिसमें अच्छी बात आए। हालांकि दोनों का मतलब एक ही तरह से है, अगर मैं हम उसको देखें, कंसिडर करें। साइकोलॉजिकली परसेप्शन फर्क होती है ना पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की। हाँ, साइकोलॉजिकली परसेप्शन बहुत डिफरेंट होती है। तो एक्चुअली ड्यूरिंग ये जो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी पीपल आर टॉट कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं यूज करने, कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव वंस। यस, वेरी तो गुड। जिया साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जिया साहब जी, मेरा ये दूसरा लेक्चर है, ये मैंने दूसरा लेक्चर लिया। इससे पहले मैंने बिलाल साहब का लेक्चर लिया था, उसके बाद मसरूफियत काफी इस तरह की थी कि मैं जब फ्री होता था तो ये सेशन जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा होता था। तो ये मेरा दूसरा लेक्चर है जो मैं कंप्लीट सुन रहा हूँ। तो ये है कि मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। लास्ट लेक्चर में भी बिलाल साहब का जो लेक्चर था उसमें भी पॉजिटिविटी की बात चल रही थी, इसमें भी पॉजिटिव की बात चली है। पॉजिटिविटी आएगी कब, सवाल ये पैदा होता है। पॉजिटिविटी उस वक्त आएगी जब हम जिस तरह से फ्रंट से नजर आते हैं इसी तरह से हम बैक से नजर आए। मतलब ये कि हम जिस तरह से हमारा कॉल है उसी तरह से हमारा फेल होना चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह से जो ही हमारे अंदर ये पॉजिटिव चेंज आएगी तो लोगों तक हमारा पॉजिटिव मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा पॉजिटिव मैसेज जाना स्टार्ट होगा तो लोगों के अंदर फिर हमारा जो फेल है, कॉलो फेल है, वो लोगों के अंदर यूं समझ लें कि ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जिनसे हमारी मुलाकात होती है, जिनसे हम थोड़ा अच्छा रिलेशन होता है, उन तक जब हम पॉजिटिविटी के थ्रू हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो श्योर के उनके अंदर भी हमारी जो स्किल्स हैं ये ट्रांसफर होंगी। इस तरह हमें ये फायदा होगा कि हमारे जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में हम इसको नस्लों तक हम पहुंचा सकेंगे। वेरी राइट। ज़िया साहब, इसकी ना मैं एक बहुत सादा सी एग्जांपल देती होती हूँ। मैं एनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ ना अभी जो है ना बाजार से जाएं और कीनू खरीद लाएं या आप मुझे कीनू दे दें तो वो नहीं मिल सकेंगे, सीजन नहीं है। तो जिसके पास पॉजिटिविटी नहीं होगी, आपने बहुत अच्छे से कहा है, अगर हम खुद पॉजिटिव नहीं हैं तो हम वो नहीं स्प्रेड कर सकते। अगर हम खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं, हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंटली बिहेव एंड एक्ट कर रहे हैं तो वो हम तो ट्रस्ट वर्दी नहीं हुए ना। तो अगर हम ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं तो हम हमारे इर्द गिर्द हम इस एट्रीब्यूट को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते ना। ट्रांसफर करने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है। अभी अकाउंट में पैसे ना हो और मैं ट्रांसफर करी जाऊं तो कैसे होंगे वो? तो बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं। दूसरा ये कि मैं एक और भी बात ऐड कर दूं यहाँ पे। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम हुसैन तारक साहब कहते हैं कि आपका कोलोफेल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप में और शीशे में सिर्फ मटेरियल का फर्क होना चाहिए। अगर आप में और शीशे में मटेरियल का फर्क है, जस्ट जैसे आपका कॉल है वैसा ही फेल है, तो आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में शामिल होंगे। क्लोजर तो ले आए, कम से कम कोशिश हमें अपने ऊपर यही करनी चाहिए। वेरी राइट। उम्मे something. Somebody else also raised hand. उम्मे ईसा जी, उम्मे ईसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा,
मैं कहना चाह रही थी, आपने जिस तरह से बोला है ना कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का, तो उसके अंदर ये है कि जैसे खुशगुमानी के बारे में कहा गया है कि खुशगुमानी भी एक नेकी होती है, ठीक है। हम अक्सर बदगुमान हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया है कि पहले हमें 100 दफा उसके बारे में कोई अच्छा गुमान करना चाहिए। हो सकता है इस बंदे ने ये चीज ऐसे कर दी हो, ऐसे ये इस तरीके से ही हम अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर सकते हैं। अक्सर ऐसे होता है ना, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अगर हम ये चीज अपनाना शुरू करते हैं ना, तो हम जब एक उसके बारे में रीजन सोचते हैं, अच्छा इसने ये चीज ऐसे नहीं ऐसे की होगी, तो दूसरी से तीसरी दफा सोचते हैं तक हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। ये चीज मैंने बहुत अप्लाई किया है। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, वाओ, नाइस। थैंक यू उमेशा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कर लें, फिर हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम हमारा जो है खत्म हो गया है। और मैम आप कोई हमें एक टिप अच्छी सी बता दें मिस अनीसा, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ, फ्यूल ही करना है तो हमें हैप्पीनेस को करना चाहिए अपने लिए। मैं तो हमेशा इसी जहाँ से मैं स्टार्ट किया था, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे अपनी जो ज़ात है उसकी तरफ हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। जैसे इंतखाब साहब ने कहा, उनका भी शायद यही मतलब था कि हमारे अंदर खामियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हम अपने आप को चेक करते रहें कि कहाँ हम अपने लिए और दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं। तो वो एक अशफाक अहमद साहब कहते थे कि खुशियाँ मानो, खुशियाँ फैलाओ। तो मतलब ये है कि छोटी सी जिंदगी है, फ्रॉम डॉन टू डस्क वाली बात है। तो इसको जो है कोशिश करें कि अपने लिए और अपने प्यारों के लिए और अपने इर्द गिर्द सब रहने वाले लोगों के लिए हम आसानियाँ जो है तकसीम करने वाले बन सकें। तो बाकी जिंदगी का पता नहीं कि एक सांस पूरा भी ले पाएंगे या नहीं, तो जितनी है उसको हम आसानियां तकसीम करने के लिए इस्तेमाल कर लें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करने वाला है और उसी से हमें मांगते रहना चाहिए और वो देता है। आप सबका वेरी मच मैम अनीसा, वेरी इंसाइटफुल सेशन, बहुत मजा आया और बहुत अच्छी बातें हैं। मैं आयशा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज एंड नोट आप दें, वाइंड अप कर दें हमारे प्रोग्राम को। Very grateful जी, I think moments like these they help us to think at a deeper level. रूटीन के अंदर हम सोचते नहीं हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं देते, कुछ वक्त की कमी है, कुछ मसरूफियत है। और आई थिंक जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए है। जितने लोग होपफुली इस रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे और बहुत सारे हैं जो देखते हैं, they should get the message कि yes, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आती है जब हम चीज़ें सीखते हैं, अपने आप का नॉलेज भी ब्रॉड करते हैं और ऑफ कोर्स उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है एक शख्स के चेंज होने से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, वी आर वेरी ग्रेटफुल। ओके जी, थैंक यू बिलाल एंड थैंक यू एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this brilliant session. बिलाल, आसिया। Thank you, ma'am. Allah Hafiz.